everyone, welcome to Science and Maths Club. Hope you all are doing good. Today we will know about some safety rules to keep us safe and the importance of first aid. To understand all the content well, please watch this video till end. Let's start. Safety and first aid. हमारी सुरक्षा और प्राथमिक सहायता. Accident may occur anytime, anywhere, without giving any warning. We often get hurt at home, in school, in the playground, or on the road. Most of the accidents occur due to our carelessness. We should follow safety rules to avoid accidents. So, accident कभी भी कहीं भी हमें बिना कोई वार्निंग दिए हो सकते हैं और हमेशा हम जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं, जो हमें चोट लगती है, वो हमारी लापरवाही की वजह से लगती है. सो आपकी ये एक्सीडेंट या आपको जो चोट लगनी है वो कहीं भी लग सकती है. जैसे घर पर भी आपको चोट लग सकती है, आपके साथ कोई एक्सीडेंट स्कूल में हो सकता है, प्लेग्राउंड में या फिर रोड पर भी. सो इन एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. सो सेफ्टी एट होम, घर पर कैसे सेफ रहें. सो घर पर जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें जो मेनली एक्सीडेंट हैं वो हैं जैसे फ्लोर पर फिसलना, आप फर्श पर फिसल जाते हैं, या फिर घर में किचन में आग लगना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्लिपिंग ऑन द फ्लोर. अ वेट फ्लोर इज डेंजरस एंड कैन हार्म यू. You may slip or fall on the wet floor easily. To avoid such accidents, we should follow these safety rules. First of all, keep the floor dry. Floor of kitchen and bathroom should not be slippery. Never leave your toys on the floor or stairs. You may trip over them. सबसे ज़्यादा आपके घरों में आपने देखा होगा फर्श बहुत ही चिकना होता है, बहुत स्मूथ होता है. सो अगर फर्श गीला है तो वो आपको चोट लग सकती है, आप फिसल सकते हैं. सो ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए. जैसे फर्श पर पोछा लगाते समय या अगर वहाँ पानी गिरा हो तो उसको सुखा दें, यानी फर्श को सूखा रखें. किचन और बाथरूम के फर्श ज़्यादा चिकने नहीं होने चाहिए, ज़्यादा स्लिपरी नहीं होने चाहिए. उनमें उनका जो फर्श है वो खुरदुरा होना चाहिए, यानी ग्रिप्स, ताकि हमारे जो शूज़ हैं या हमारे स्लीपर्स हैं उनमें ग्रिप्स बनी रहे प्रॉपर्ली. कभी भी अपने टॉयज़ को फर्श पर या फिर सीढ़ियों पर, स्टेयर्स पर नहीं छोड़ें, क्योंकि आपका पैर या फिर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का पैर उस टॉय पे पड़ सकता है, जिससे वो फिसल सकते हैं और उनके साथ एक्सीडेंट हो सकता है. सो फायर इन द किचन, किचन में जो आग लगती है उससे होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है. Accident due to fire in the kitchen can cause serious injury. To avoid such accidents, we should follow these safety rules. In case of a gas leakage, open the doors and window to let the gas out. Do not light matchsticks or turn on electric switches at the time of gas leakage. Do not pick up anything from a burning gas stove. Do not wear synthetic clothes while working in the kitchen. They catch fire easily. Never play with things made up of glass. They can break easily and cause cuts and wounds. So, किचन में होने वाले एक्सीडेंट्स से आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, आपको बहुत अधिक चोट लग सकती है. सो ऐसे एक्सीडेंट से, ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. वो सेफ्टी रूल्स क्या हैं? जब भी आपको लगे कि किचन में गैस लीक हो रही है, गैस लीकेज हो रही है, सो सबसे पहले डोर्स को और विंडोज़ को ओपन करें ताकि गैस बाहर जा सके. मैच स्टिक को या फिर लाइटर को नहीं जलाएं, क्योंकि मैच स्टिक या लाइटर को जलाने से वहाँ आग लग सकती है. इलेक्ट्रिक स्विचेस को भी गैस जब लीकेज हो रही हो सो उनको ऑफ कर देना चाहिए. कभी भी जलते हुए गैस स्टोव से बर्तन को या किसी भी चीज़ को ना उठाएं. किचन में खाना बनाते समय कॉटन क्लोथ्स पहनें, सिंथेटिक क्लोथ्स ना पहनें, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी उनमें आग लग सकती है. कभी भी कांच से बनी हुई चीज़ों से ना खेलें. आपने देखा होगा क्रॉकरी की जो क्रॉकरी होती है हमारे किचन में, कप प्लेट्स होते हैं, गिलास होते हैं, ट्रे होती हैं, सो वो कांच से बनी होती हैं. कभी भी कांच से बनी हुई चीज़ों से ना खेलें, क्योंकि वो आसानी से टूट जाती हैं और आपको उससे कट लग सकता है. सो इलेक्ट्रिक शॉक भी एक कॉमन इंजरी है जो घरों में होती है.
जब भी आप किसी बिजली के सामान को या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को आप टच करते हैं और उससे आपको शॉक लग जाता है. सो व्हाट इज़ इट? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर वेरी यूजफुल टू अस, बट if you handle them carelessly, they can be dangerous and may give electric shocks. To avoid electric shocks, we should follow these safety rules. Do not touch any electrical appliances or switch with wet hands or barefoot. Do not go close to heaters or table fans when they are on. Turn off the switches before touching them. सो इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप सभी जानते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी से रन होते हैं हमारे घर में, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, फैन और जितने भी लाइट्स होती हैं. सो ये सभी क्या है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो बिजली से चलते हैं, लाइट से रन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है. लेकिन अगर हम इन सारे अप्लायंसेस को अच्छे से हैंडल करें या इनके साथ में हम बहुत ही सावधानी से काम लें तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. लेकिन अगर आपने सावधानी से काम नहीं लिया, आप केयरलेस हो गए, तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं और आपको शॉक दे सकते हैं. शॉक मीन्स बिजली का झटका, कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं. सो इन इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए आपको कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं. जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कभी भी आप गीले हाथों से ना छुएं, या फिर अगर आपने स्लीपर नहीं पहनी है तो भी उनको ना छुएं. ओके, सो कभी भी हीटर्स, जो चलते हुए हीटर्स होते हैं, उनके पास ना जाएं, या फिर टेबल फैंस अगर ऑन है तो उनके पास ना जाएं. अगर आपको उन्हें छूना है तो पहले उनका स्विच ऑफ कर दें. एंड डू नॉट टच अ डैमेज वायर. व्हेन समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक और यू नोटिस अ स्पार्क, टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली. जो डैमेज वायर होता है या जो तार टूटा हुआ होता है, जो स्विच में से या प्लग में से निकल जाता है, कभी भी उसको ना छुएं, क्योंकि उसमें कॉपर वायर होता है जो आपको शॉक दे सकता है. इलेक्ट्रिक जब कहीं आप देख रहे हो कि कहीं इलेक्ट्रिक किसी को शॉक लगा है या कहीं से चिंगारियाँ निकल रही हैं तार में से, तो उसको ऐसे ही जाकर नहीं छूना चाहिए. क्या करेंगे? सबसे पहले स्विच को ऑफ करना चाहिए. सो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं. नेक्स्ट है पॉइजनिंग. पॉइजनिंग मीन्स जहरीले पदार्थ खाने से जो दुर्घटनाएं होती हैं, पॉइजनिंग. टू अवॉइड पॉइजनिंग वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स. पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं. नेवर टेक एनी मेडिसिन अनलेस योर पेरेंट्स और अ डॉक्टर गिव्स इट टू यू. ऑल पॉइजनस केमिकल्स लाइक फ्लोर क्लीनर्स एंड डिटर्जेंट्स should be kept away from children. Do not eat stale, spoiled and exposed food. It can cause food poisoning. So poisoning से बचने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए. जैसे आपके घर में दवाइयाँ रखी हों तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पापा से बिना पूछे या डॉक्टर ने जो बोला है उससे ज़्यादा डोज ले लेते हैं, या मम्मी पापा से बिना पूछे वो दवाइयाँ खा लेते हैं. सो जिससे वो दवाइयाँ आपके लिए पॉइज़न का काम करती हैं. सो कभी भी कोई दवाई खाएं तो अपने पेरेंट्स से या डॉक्टर से पूछ कर खाएं. जितने भी पॉइजनस केमिकल होते हैं, जो भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स, या फिर कहीं जो फ्लोर क्लीनर्स होते हैं जैसे कॉलिन्स, लाइजॉल, हार्पिक भी है और फिनाइल, और डिटर्जेंट्स जो जिनसे हम अपने कपड़े धुलते हैं, उन सब में भी पॉइजन होता है. सो उनको भी बच्चों से दूर रखना चाहिए. नेक्स्ट है डू नॉट ईट स्टेल फूड. इट मीन्स कभी भी बासी खाना या गंदा खाना या फिर बिना ढका खाना ना खाएं. इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है. आपने देखा होगा कहीं मेले में जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो बहुत से छोटी छोटी शॉप लगी होती हैं सड़क के किनारे, जहाँ खाना बिना ढके रखा रहता है और सुबह से शाम तक वो ऐसे ही एक्सपोज्ड होता रहता है. सो उसमें क्या होता है, बहुत से कीटाणु, गंदगी, धूल, मिट्टी सब बैठ जाती है खाने के ऊपर. सो उससे क्या होता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है. सो नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में कैसे सेफ रहें. वी मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल प्लेइंग. अब ऐसा नहीं है कि खेलते समय आपको चोट नहीं लग सकती है. खेलते समय सबसे ज़्यादा बच्चों को चोट लगती है बिकॉज वो केयरलेस हो जाते हैं. वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड. डू नॉट पुश और हिट ईच अदर वाइल प्लेइंग. डू नॉट प्ले रफ गेम्स. Stay away from the swings when someone is using them. Do not jump from the seesaw without informing your partner. It means कभी भी प्लेग्राउंड में खेलते समय अपने पार्टनर को या अपने फ्रेंड को धक्का ना दें.
ना ही उसको हिट करें, उसको आप मारेंगे नहीं, इससे चोट लग सकती है। कभी भी प्लेग्राउंड में रफ़ गेम्स को ना खेलें। रफ़ गेम्स मीन जो ख़राब गेम होते हैं जिसमें आपको चोट लग सकती है। बहुत उबड़ खाबड़ बुरे गेम नहीं खेलने चाहिए, आपको अच्छे गेम खेलने चाहिए जो पीसफुल गेम होते हैं, जिससे आपको आपकी एनर्जी गेन हो, आपको एनर्जेटिक रहें आप, ऐसा नहीं कि आपको चोट लग जाए। जब भी आप झूले पर झूल रहे हों तो अपने टर्न आने का वेट करें। कभी भी दूसरे के टर्न पर झूले में ना जाएं और किसी को भी पुश ना करें, इससे आप दोनों को चोट लग सकती है। जब भी सीसा पर झूल रहे हों तो अपने पार्टनर को बिना बताए आप स्विंग से या सीसा से ना उतरें, बिकॉज सीसा में क्या होता है, दो पार्टनर झूला झूल रहे होते हैं। सो एक बार आप अप होते हैं, एक बार डाउन, देन अप देन डाउन। सो अगर आप बिना बताए पार्टनर को सीसा से आप उतर जाएंगे, हट जाएंगे, सो उसको चोट लग सकती है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेफ्टी इन स्कूल। स्कूल में कैसे सेफ रहें। इन स्कूल में मैनी एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन चिल्ड्रन आर इन हरी। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स we should follow these safety rules. Do not push each other, especially on the stairs. Do not jump on the benches. Do not throw things in the classroom. कभी भी स्कूल में जब आप स्टेयर से नीचे उतर रहे हों तो एक दूसरे को धक्का ना दें, इससे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। कभी भी बेंच पर ना कूदें। इन द एब्सेंस ऑफ टीचर डोंट जंप ऑन द बेंचेस, बिकॉज इससे आपको चोट लग सकती है। सो इन द एब्सेंस ऑफ टीचर व्हाट शुड यू डू, यू शुड रिवाइज योर चैप्टर्स, यू शुड रिवाइज योर होमवर्क, यू शुड रिवाइज योर प्रीवियस वर्क। ओके, सो क्लासरूम में कभी भी इधर से उधर चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका क्लासरूम डर्टी हो सकता है और आप ही को उस क्लास में बैठना है। सो आपको अपने क्लास में हाइजीन और क्लीनिनेस को मेंटेन रखना है। ओके, सो नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पर कैसे सेफ रहें। केयरलेस ड्राइविंग एंड केयरलेसनेस ऑफ द पेडेस्ट्रियंस कॉज एक्सीडेंट्स ऑन द रोड। वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. Always use zebra crossing to cross the road. When there is no zebra crossing, look first to your right, then left, and then to your right again. When no vehicle is coming, then cross the road. Never cross the road behind a parked vehicle. Always follow the traffic lights. Never run or play on the road. सो रोड पर एक्सीडेंट्स की जो सबसे बड़ी जो कॉज है, जो कारण है, वो है केयरलेसनेस। केयरलेस होकर जब आप ड्राइविंग करते हैं या फिर केयरलेस होकर आप रोड को क्रॉस करते हैं तो उससे एक्सीडेंट होते हैं। सो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, जैसे जब भी आप रोड पर पैदल चलें, फुटपाथ का यूज़ करें, जो पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाता है रोड के साइड्स में। हमेशा रोड को क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें। अगर वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है रोड पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट देखेंगे, देन लेफ्ट एंड देन अगेन राइट। आप देखेंगे कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रही है, और अगर देयर इज़ नो व्हीकल सो देन यू कैन क्रॉस द रोड। जब भी रोड को क्रॉस करें, ट्रैफिक लाइट्स का ध्यान रखें। आप सभी को पता है रेड लाइट अगर ऑन होती है तो हमें रुक जाना चाहिए, येलो लाइट पर वेट करना चाहिए और ग्रीन लाइट पर हमें निकलना चाहिए, गो। सो कभी भी अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो किसी पार्क्ड व्हीकल के पीछे से ना करें, क्योंकि पार्क्ड व्हीकल के पीछे से आप जो दूसरी व्हीकल आ रही है उसको आप नहीं दिखेंगे ड्राइवर को, और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। कभी भी रोड पर खेलना या दौड़ना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स रोड हमारे खेलने का प्लेस नहीं है। वी शुड प्ले इन प्लेग्राउंड और फील्ड। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड। व्हाट इज फर्स्ट एड? You have already read it in your previous classes. First aid. First means पहले, aid means सहायता, जो सबसे पहले सहायता दी जाए, that is first aid. The immediate help given to an injured person before the doctor's arrival is called first aid. First aid play an important part in our everyday life at home, school or playground. Everyone should learn about first aid. Different type of injuries need different types of first aid. The injured person should be taken to the doctor after giving first aid. So what is first aid? You understood? First aid means किसी भी इंजर्ड पर्सन को, किसी भी घायल व्यक्ति को जिसको भी चोट लगी हो, चाहे वो कम चोट हो या ज़्यादा चोट हो,
तो किसी भी इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले जो तुरंत सहायता दी जाती है, जो उसकी मदद की जाती है कुछ दवाइयों के साथ, कुछ चीज़ों के साथ, वो फर्स्ट एड कहलाती है। जो फर्स्ट एड है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ फर्स्ट एड और उसको कैसे हम यूज़ करें, और फर्स्ट एड में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती हैं। सो फर्स्ट एड हमारा हमेशा हेल्प करती है, चाहे हम घर पर हों, स्कूल में हों या प्लेग्राउंड पर हों। सो हमें सभी को फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। अब अलग अलग इंजरीज़ के लिए अलग अलग टाइप की फर्स्ट एड दी जाती है। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई बीमारी है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो अलग अलग दवाइयाँ ही तो आप खाते हैं। सो ऐसे ही फर्स्ट एड भी अलग अलग टाइप से दी जाती है। और इसके बाद जब आप किसी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड आप दे दें, आप उसकी हेल्प कर दें, सो उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ऐसा नहीं है फर्स्ट एड देने के पास में आपका काम पूरा हो गया। फर्स्ट एड का मीन्स है कि जो प्रॉब्लम हुई है, जो इंजरी हुई है, उसका आपने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया है फर्स्ट एड देकर। सो फॉर कट्स एंड वाउंड, अगर कट लगे हैं या घाव लगा है, सो उसके लिए क्या फर्स्ट एड टिप्स हैं? वॉश योर हैंड्स थारोली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन। For a deep cut, first remove the dirt from the wound, then clean the skin around it with small pads of cotton soaked in an antiseptic lotion. Tie a bandage around it to stop bleeding. Use a band-aid for a minor cut. So, अगर कट और वाउंड्स लगे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने हाथों को धोएं अच्छे से और देन आप फर्स्ट एड दें। सो फर्स्ट एड के लिए अगर जो डीप कट लगा है, अब डीप कट है तो उसमें धूल मिट्टी भी चली जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वाउंड से, उस घाव से मिट्टी को निकालें पानी से धोकर, या रुई की सहायता से निकाल सकते हैं। अब रुई को एंटीसेप्टिक लोशन में भिगोकर उस स्किन के चारों तरफ लगाएं, उस स्किन पर उस जो वाउंड है वहाँ लगाएं। देन उसके बाद आप वहाँ पट्टी बांध सकते हैं, बैंडेज लगा सकते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। और छोटे अगर कट लगे हुए हैं, छोटे से कट लग जाए तो पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज़ बैंडेड फॉर दैट। सो फॉर माइनर बर्न्स, अगर छोटा सा कुछ जल गया है आपका बॉडी पार्ट हल्का फुल्का, सो कीप द बर्न्ट एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर, पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न्ट एरिया फॉर अ फ्यू मिनट्स, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्न्ट पार्ट। फॉर इंसेक्ट बाइट्स, put a paste of baking soda and cold cream on that affected area. Put ice cubes over the affected area. Apply calamine lotion in case of itching. So अगर आपका छोटा कुछ थोड़ा सा जल गया है आपका बॉडी पार्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ आपका बॉडी पार्ट जला है उसको चलते हुए पानी के नीचे या ठंडे पानी के नीचे उस बॉडी पार्ट को रखें, या फिर अपने उस बॉडी पार्ट पर आइस पैक लगाएं, आइस लगाएं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आप वहाँ एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगा सकते हैं। अगर किसी इंसेक्ट ने, जैसे मधुमक्खी ने या फिर किसी दूसरे इंसेक्ट ने आपको काटा है, तो आप वहाँ बेकिंग सोडा या फिर कोल्ड क्रीम का भी पेस्ट लगा सकते हैं। अगर ये सब नहीं है तो आप वहाँ जो आइस क्यूब्स होते हैं, उस आइस क्यूब्स को भी आप वहाँ रब कर सकते हैं, आइस क्यूब को लगा सकते हैं कुछ मिनट के लिए, और फिर कैलेमाइन लोशन उस जगह पर लगाएं अगर वहाँ खुजली हो रही हो तो। इफ़ अ पर्सन फेंट्स, अगर कोई पर्सन बेहोश हो गया है, सो अगर कोई बेहोश हो गया है तो उसके लिए क्या करेंगे? ये बहुत होता है स्कूल में, आपने देखा होगा। सो व्हेन अ पर्सन फेंट्स, मेक हिम और हर लाई डाउन विद द हेड एट अ लेवल लोअर देन द बॉडी. इट अलाउज रैपिड ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द ब्रेन. अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन. स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फेस एंड लूजन हिज क्लोथ्स. अगर कोई पर्सन बेहोश हो गया है, सो सबसे पहले उसको लेटा दें, सीधा लेटा दें उसको, और इस तरीके से लेटाएं कि जो उसके पैर हैं वो उसके सर से थोड़े से ऊंचे हों, यानी उसका जो सर का लेवल है वो थोड़ा नीचा हो उसके पैरों से, ताकि पैरों की तरफ से होता हुआ पूरा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ हो जाए और वो कॉन्शियस सिचुएशन में आ जाए। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ भीड़ लगाकर इकट्ठा ना हो, फ्रेश एयर आने दें और ठंडे पानी का उसके चेहरे पर छिड़काव करें। ऐसे हाथ से आप छिड़क सकते हैं और उसके कपड़ों को ढीला कर दें थोड़ा। और नोज़ ब्लीडिंग, अगर नोज़ में ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करेंगे? नोज़ में ब्लीडिंग आपने देखा होगा, अचानक से नाक में से ब्लड आने लग जाता है। ये कोई सीरियस इंजरी नहीं है, ये हो जाता है अगर आप ज़्यादा गर्मी में खेलते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ये कभी कभी हो जाता है। सो इस केस में आप क्या करेंगे? इन केस ऑफ नोज़ ब्लीडिंग, पिंच द नोज़ फॉर 7 to 8 minutes and lean slightly forward till bleeding stops. Put a cold wet towel on the face,
द माउथ शुड बी ओपन सो दैट पर्सन कैन ब्रीथ थ्रू माउथ। अगर नोज़ से ब्लीडिंग हो रही हो तो 7-8 मिनट के लिए नोज़ को दबा लें हाथ से और तब तक दबाए रखें उस नोज़ को जब तक ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए। आप अपने सर को किसी चलते पानी यानी कि टैप के नीचे भी लगा सकते हैं ताकि पानी आपके सर में से ऐसे नीचे होके जाता रहे, या फिर एक गीली टॉवल को भी आप अपने फेस पर रख सकते हैं। देन आपने नाक को पिंच किया हुआ है, दबाया हुआ है अपने हाथ से, सो आप अपने माउथ को यू शुड बी ओपन योर माउथ। आपको अपने माउथ को खुला रखना है ताकि आराम से जिस पर्सन के साथ ये हुआ है नोज़ ब्लीडिंग वो सांस ले सके। सो व्हाट इज़ फर्स्ट एड बॉक्स? अभी तक हमने फर्स्ट एड की बात की है। सो फर्स्ट एड जो होती है उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मैंने बोला था पहले भी कि कौन सी वो चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए जिससे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। सो फर्स्ट एड बॉक्स, देखिए इधर ये फर्स्ट एड बॉक्स है। So we all must have a first aid box in our home and school. The first aid box should contain an antiseptic lotion, something that prevents infection, an antiseptic cream, cotton pads, a pair of scissors, band-aids and crepe bandage and also a pair of scissor. So फर्स्ट एड बॉक्स आपने देखा होगा स्कूल में या घर में या हॉस्पिटल में इस तरीके से होता है। देखिए प्लस साइन उस पर लगा होता है। सो हमें फ़र्स्ट एड बॉक्स अपने घर, अपने स्कूल और जहाँ भी हम रहते हैं अपने ऑफिस में हमें रखना चाहिए। फ़र्स्ट एड बॉक्स में कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे एंटीसेप्टिक लोशन एंड क्रीम जो इन्फेक्शन हुआ है उसको रोक सकता है। कॉटन पैड्स होने चाहिए, जो रुई होती है, रुई से हम जो ब्लड होता है या गंदगी है उसको साफ़ कर सकते हैं। अ पेयर ऑफ सीज़र, बैंडेड होना चाहिए एंड क्रीप बैंडेज। हेयर इज़ एंटीसेप्टिक लोशन, आप जो भी वाउंड लगा है या कट लगा है उस पर ये एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हैं क्योंकि ये कीटाणुओं को मारता है। देन एंटीसेप्टिक क्रीम, आप जो वाउंड लगा है उसको साफ़ करके डिटॉल से या कॉटन से एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। देन डिटॉल, अगर आपके पास एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है और आपका कहीं कट लगा है हाथ पर या चोट लग गई है, सो आप कॉटन पर डिटॉल लगाकर फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने वाउंड को या अपने कट को पानी से धुलेंगे। देन आप उसको कॉटन से डिटॉल लगाकर भी साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रीप बैंडेज। क्रीप बैंडेज जैसे इसको गर्म पट्टी भी बोल देते हैं। जैसे दर्द हो रहा है कहीं या आपको सपोर्ट की ज़रूरत है आपके किसी बॉडी पार्ट को, आपके हाथ को या फिर पैर को, तो आप ये क्रीप बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं। देन बैंडेज, देखिए अगर आपको छोटा कट लगा है हाथ में तो बैंडेज का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए कट लगा है छोटा तो आप बैंडेड इसको लगा सकते हैं, बैंडेड को। नेक्स्ट इज़, देखिए बैंडेड अगर छोटा कट लग गया है माइनर कट्स के लिए, इस तरीके से माइनर कट लगा है, इस तरीके से ब्लड हो रहा है तो आप ये बैंडेड लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉटन बैंडेज। देखिए जैसे सपोज दैट कोई बड़ा कट लगा है या वाउंड लगा है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, जैसे अगर किसी को ज़्यादा चोट लग जाती है तो उसको एंटीसेप्टिक लोशन एंड एंटीसेप्टिक क्रीम ये सब लगाकर, दवाइयाँ लगाकर उसके ऊपर से ये कॉटन बैंडेज को बांधा जाता है। सो कॉटन बैंडेज का यूज़ फर्स्ट एड बॉक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ सीज़र। बैंडेज को काटने के लिए या फिर बहुत सी चीज़ें हैं उनको कट करने के लिए सीज़र का यूज़ किया जाता है। सो सीज़र होना बहुत ज़रूरी है आपके फर्स्ट एड बॉक्स में। नेक्स्ट इज़ कॉटन रोल। Cotton must have be included in your first aid box because अगर कोई कट लगा है, कोई भी वाउंड है तो उसको साफ़ करना है, उसकी मिट्टी को या फिर ब्लड को साफ़ करना है, एक्सेस ब्लड को। सो आप किसका यूज़ करेंगे? कॉटन का ही यूज़ करते हैं। सो कॉटन रोल होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो सेशन यहीं एंड होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।